हेलो दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज से हम लोग आदिकाल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आदिकाल के कथन पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शायद ही भारतवर्ष के इतिहास में साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने विरोधों और विश्वासघातों का युग कभी आया होगा। यह भी कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित इतिहास खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। यह कथन शुक्ल जी का है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दोहा दोहा कहने से अपभ्रंश का। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। वीर गाथा काल का समय महाराजा हमीर के काल तक ही समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति का इतिहास है। बच्चन सिंह का कथन है। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। यह कथन बच्चन सिंह का है। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला कथन, ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। यह कथन शुक्ल जी का है। जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों तत्सम संस्कृत रखने का संकोच भी घटता गया। शारंग धक के पदों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। ये भी कथन शुक्ल जी का है। जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का उदय होता है, वह लड़ाई और भिड़ाई का समय था, वीरता का गौरव समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थी। ये भी कथन शुक्ल जी का है। गोरखनाथ की हठ सहयोग साधना, ईश्वर उपासना का वाह विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद यानी घर के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षक था। ये भी कथन शुक्ल जी का है। वह छोटी सी पुस्तक को विशाल देवरासों ऐसे वीर रासों का कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं बल्कि केवल गाने के लिए ही रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। ये भी कथन शुक्ल जी का है। नरपत नाल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है। इसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तत्वों पर पहुँचते हैं। ये भी कथन शुक्ल जी का है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीरस कंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। यह कथन शुक्ल जी का है। अगर उनकी रचनाओं यानी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए, तो वह योगियों तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत कुछ भिन्न नहीं लगेंगी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। युद्ध और शौर ताना है, विलास बाना है, इन्हीं तानों बानों से रासों बुना गया है। इसकी बनावट को समझना रासों को समझना है। यह कथन बच्चन सिंह का है। इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभरता है, जिसे आचार्यों तलवारों की झंझनाहट के अधिक के कारण सुन नहीं पाए थे। यह कथन डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है बसंत विलास रचना के विषय में। अगला कथन, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। यह कथन बच्चन सिंह का है। थैंक यू दोस्तों। एक ही वीडियो में आपको सभी आदिकाल के कथन मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।